नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, चीन और ताइवान के बीच तनातनी चरम पर है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपना दौरा पूरा कर ताइवान से जा चुकी हैं। पेलोसी के दौरे से भड़का चीन अब ताइवान पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। चीन ने आज से ताइवान के चारों तरफ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के खतरनाक मिसाइलों की मार से पूरा इलाका थर्रा रहा है। ताइवान की सीमा का यह शौर पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। एक बार फिर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का खतरा डरा रहा है। ताइवान की सेना अलर्ट मोड पर है, अमेरिका की सेना भी अलर्ट मोड पर है। जरा सी चूक जंग का आगाज कर सकती है। किसी ने कहा है कि बुरे वक्त में सच्चे दोस्त की पहचान होती है। आज बुरे दौर से गुजर रहे श्रीलंका को सच्चे दोस्त की पहचान हो गई। श्रीलंका ने हिंदुस्तान को हर मदद के लिए धन्यवाद दिया है। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने जो मदद श्रीलंका की है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। मेरा मुल्क हिंदुस्तान अब पड़ोसी देश श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और यह मदद आगे भी देने के लिए तैयार खड़ा है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान का हर राज्य अपने अपने तरीके से तिरंगा अभियान की तैयारी में जुटा हुआ है। आजादी के महापर्व को खास बनाने के लिए हर हिंदुस्तानी दिलो जान से जुटा हुआ है। तिरंगा अभियान को और ज्यादा खास बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है, जिसकी धुन पर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा है। लेकिन इस बीच तिरंगे पर सियासत खूब हो रही है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। चीन ताइवान के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान से लौटते ही चीन पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। गुरुवार से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान का दावा है कि चीन ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिणी पश्चिमी तट के पास 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ताइवान ने यह भी कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं आपको 3 तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, जो चीन ताइवान के बीच तनातनी का एक ऐलान भी करते हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर देखिए। 7 अगस्त तक ताइवान के काफी नजदीक मिलिट्री ड्रिल करने की बात कही जा रही है। मिलिट्री ड्रिल में आज चीन ने कई मिसाइल दागी। DF-15 मिसाइल की तस्वीर चीन की तरफ से जारी की गई है। चीनी सेना ने शिप से भी मिसाइल अटैक किया। PCL-191 ने मिसाइल दागकर चीनी आर्मी के ताइवान को भड़काने की कोशिश की है। चीन ताइवान के बीच तनाव बरकरार है। चीन लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है।
एक से बढ़कर एक हथियारों के जरिए ताइवान को डराने में लगा है। सैन्य अभियान में लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताइवान के पास चीन जंगी जहाज लगातार उड़ा रहा है। चीन लगातार उकसावे वाली रणनीति अपना रहा है। मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान को भड़का रहा है। जंग भड़कने की बात कही जा रही है। दुनिया को डर है चीन और ताइवान के बीच युद्ध ना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। दुनिया पर मंडराने लगा एक और जंग का खतरा। ताइवान के पास चीन ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। क्या 77 साल बाद छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? तस्वीरें ताइवान से महज 20 से 22 किलोमीटर दूर चीन के सैन्य अभ्यास की है। मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। लगातार गोले दागे जा रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच के इलाकों में केवल और केवल गर्जना हो रही है। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास का नाम लाइव फायरिंग दिया, जिसमें चीनी सेना PLA और PCL 191 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ताइवान स्ट्रेट पर भी मिसाइल से हमला किया गया। उन्हें दागने का मकसद ताइवान को निशाना बनाना है। जो रॉकेट चीन की तरफ से दागा गया है उसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है। चीन की इस मिसाइल की पहचान मिस्ट्री वेपन के तौर पर पूरी दुनिया में है। PCL 191 मिसाइल ट्रक लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। 370 mm के रॉकेट्स को आसानी से लॉन्च कर सकता है। अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर का दावा। हालांकि एक्सपर्ट इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताते हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ तनाव के वक्त भी चीन ने टेस्ट किया था। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से महज 12 नॉटिकल मील यानी कि 22 किलोमीटर दूर की जा रही है। इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी के दौरे का साइड इफेक्ट है कि चीन अब सैन्य अभ्यास ताइवान की सीमा से सटे इलाकों में करने लगा है। सैन्य ड्रिल में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी करने की प्रैक्टिस की जा रही है। ड्रिल में चीन की सेना अपने अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल का प्रयोग कर रही है।
A-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, H-6K बॉम्बर, J-11 फाइटर जेट, टाइप 052D डिस्ट्रॉयर, टाइप 056A कोरवेट, DF-11 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रही है। ताइवान पर चीन शुरू से अपना दावा करता रहा है। गाहे बगाहे ताइवानी इलाकों में चीनी जेट्स घुसते थे, लेकिन अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन काफी भड़क गया। नैन्सी पेलोसी जैसे ही ताइवान पहुंची, चीन ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। और तो और नैन्सी पेलोसी के रवाना होते ही 27 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में एंट्री कर गए। एक तरफ चीन सैन्य अभ्यास कर रहा है तो दूसरी तरफ ताइवान भी पूरी तरह से तैयार है। ताइवान की सेना एक्शन में है। ताइवान का कहना है कि चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम किसी तरह का तनाव नहीं चाहते। देश ऐसी स्थिति के खिलाफ है जिससे विवाद पैदा हो। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार रहेंगे। ताइवान भले ही तैयारी की बात कह रहा हो, लेकिन चीन की घेराबंदी जबरदस्त है। ताइवान के चारों तरफ से चीन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और 7 अगस्त तक ये चलेगा। चीन ने इस इलाकों से गुजरने वाले समुद्री जहाजों और विमानों को 7 अगस्त तक दूर रहने की चेतावनी दे दी। चीन की कोशिश है कि ताइवान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जाए। चीन के मंसूबे काफी खतरनाक लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन अमेरिकी स्पीकर की यात्रा से अब बिलबिला उठा है। ताइवान के साथ ही साथ अमेरिका को भी धमकी पर धमकी दे रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के महाविनाशक एयरक्राफ्ट करियर उतारे। जापान के नियंत्रण वाले द्वीपों के पास से युद्धपोतों को तैनात किया। चीनी हरकत पर जापान ने कड़ी आपत्ति जताई। उधर चीन पर लगाम कसने के लिए अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका ने अपने महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट को फिलीपींस के सागर में भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा पूरी तरह से तैयार। यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस समुद्र में तैनात। परमाणु हथियारों से लैस है यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट। चीन की गिदड़ भपकी से अमेरिका सचेत है, क्योंकि अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में बखूबी जानता है। यही वजह है कि अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकन नेवी ने कहा है कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन और इसका हमलावर दास्ता फिलीपींस सागर में सामान्य गतिविधि को अंजाम दे रहा है। ये सामान्य गश्त का हिस्सा है, जो स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे समर्थन का हिस्सा है। अमेरिका ने चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए अपने जासूसी विमानों को लगातार गश्त पर लगा रखा है। अमेरिका की 3 परमाणु पनडुब्बियां भी उस इलाके में मौजूद हैं। यही नहीं, दर्जनों की संख्या में युद्धपोत जापान और गुआम की द्वीपों पर तैनात है। दुनिया में पहले से यूक्रेन और रूस की जंग पिछले 6 महीनों से जारी है और अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच ड्रैगन अपना डंक ताइवान पर मारने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गया। ऐसे में जिस तरह से हालात दुनिया में बन रहे हैं, उसे 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट के तौर पर सुना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है, असली पड़ोसी मुल्क की क्या पहचान होती है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यह भी बताऊंगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कहा शुक्रिया। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। चीन और ताइवान के बीच जंग की आहट सुनाई देने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस देश में कितना दम है, उसको आप समझिए। चीन ताइवान की आबादी लगभग 140 करोड़ है। ताइवान की आबादी 2.36 करोड़ है। रक्षा बजट की अगर मैं बात करूं तो चीन का 230 अरब है, वहीं पर ताइवान का 16.8 अरब डॉलर है। एक्टिव सैनिक चीन के पास 20 लाख हैं, जबकि ताइवान के पास 1.70। टैंक की अगर मैं बात करूं तो 5250 टैंक चीन के पास हैं, जबकि ताइवान के पास 1110 टैंक हैं। एयरक्राफ्ट का अगर मैं जिक्र करूं तो 3285 टैंक चीन के पास हैं, जबकि 741 ताइवान के पास है। यह सैन्य ताकत है दोनों देशों की। वहीं ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि इस पूरे मसले को ताइवान कहता है कि जो स्वतंत्र देश है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ताइवान के इतिहास के बारे में दोनों देशों के बीच टकराव की वजह समझता भी हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए, वॉल पर लाइए। साल 1945 में जापान से अलग होकर ताइवान चीन में आ गया था। इसके अलावा 1949 में चीन ने सिविल वॉर छिड़ा, माओ की जीत हुई थी। 1949 में चियांग कोई शेक ने ताइवान को ठिकाना बनाया। साल 1971 में यूएन ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एकमात्र चीन के रूप में मान्यता दी थी। अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो जिमी कार्टर ने अमेरिका दूतावास को ताइपे से ब्राजील शिफ्ट किया था। चीन ने कानून पारित कर ताइवान को अभिन्न हिस्सा बताया। यह साल 2005 की बात है। यह क्या हुआ था इन दोनों देशों के बीच में, यह उसका इतिहास है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका अपने हालात संभालने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। चीन जैसे दोस्त ने श्रीलंका का बुरा हाल कर दिया, चीन को कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। अब श्रीलंका को भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी की अहमियत समझ आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। मुश्किल वक्त में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने जो मदद की है, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उसकी तुलना जिंदगी देने वाली सांसों से भी की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का इंडिया को धन्यवाद। राष्ट्रपति रानिल ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। पीएम मोदी ने दी जीवन रक्षक सांसें। मुश्किल दौर में श्रीलंका के साथ खड़ा है इंडिया। ඉන්දිය නගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා ප්‍රධාන ඉන්දිය රජය අපට ලබා දුන්නේ ජීවන හුස්මක්. මම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වෙනුවෙන් මෝදි අගමැතිතුමාටත් ඉන්දියන් රජයටත් ඉන්දියන් ජනතාවටත් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है इंडिया। पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ दिक्कत शुरू हुई और चीन जैसे मित्र देशों ने
साथ छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल दौर में श्रीलंका की मदद के लिए भारत सबसे आगे आया, हर संभव सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। खाने के लिए अनाज हो, इलाज के लिए दवाइयां हो या फिर खेती के लिए खाद, भारत अपने पड़ोसी देश की जनता के दर्द को कम करने में जुट गया। श्रीलंका की पहली सर्वदलीय सरकार ने 7 दिन संसद ठप रहने के बाद संसद में काम शुरू किया तो पहले दिन भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, हमारा देश अपने इतिहास के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। दुनिया हमारे हालात से वाकिफ है। कई देशों और संगठनों ने हमारी मदद की है, लेकिन मैं यहाँ भारत का जिक्र खास तौर पर करना चाहूंगा। हमें जो मदद भारत से मिली वो बेमिसाल है। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। ऐसे वक्त जबकि हम फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत साथ है। रानिल ने विशेष रूप से कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने हमें फिर से जिंदगी जीने के लिए सांसें दी। अपने देश और आप सब लोगों की तरफ से हम भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे काफी अनुभवी राजनेता हैं। वकील से राजनेता बने विक्रमसिंघे पिछले 45 सालों से संसद में हैं। विक्रमसिंघे 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। श्रीलंका के सबसे मुश्किल दौर में कमाल रानिल विक्रमसिंघे के हाथों में है। इस चुनौती को उन्होंने आगे बढ़कर थामा है। गंभीर तनाव वाले स्थिति में बकायदा चुनावी रेस जीतकर राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे थे। उन्होंने 219 वैध वोट्स में से 134 वोट हासिल किए। ऐसे हालात में जब संसद से बाहर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम दबाव बना रहा हो, प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग लगाकर राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा जमाकर नाराज जनता अपना तल्ख तेवर दिखा रही हो, श्रीलंकाई संसद में 44 साल के बाद सीक्रेट वोटिंग हुई। साल 1978 के बाद पहली बार देश में जनादेश के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के सीक्रेट वोट के माध्यम से हुआ। ऐसी परिस्थिति में रानिल विक्रमसिंघे आगे बढ़े, राष्ट्रपति के कांटों भरे ताज पर दावा पेश किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए संसद में जीत हासिल की और देश को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का जिम्मा अपने हाथों में लिया। पिछले महीने जब विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी। मोदी ने कहा था, मुझे खुशी है कि श्रीलंका मुश्किलों के बावजूद लोकतंत्र के रास्ते से डिगा नहीं है। श्रीलंका की सियासत में रानिल विक्रमसिंघे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो दूरदर्शी नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कैसे श्रीलंकाई राजनेता के रूप में भी माना जाता है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बलबूते श्रीलंका के लिए काफी सहयोग जुटा सकते हैं। पीएम मोदी के साथ रानिल विक्रमसिंघे की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही है। श्रीलंका को इस गंभीर संकट की स्थिति से बाहर निकालने में रानिल विक्रमसिंघे पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका चाहते हैं। कई महीने के मुश्किल दौर में जब रानिल ने प्रधानमंत्री पद की कमान अपने हाथों में ली, उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले अपने पारंपरिक साझेदार भारत की तरफ से उम्मीद भरी नजरों से देखा था और पीएम मोदी को मदद के लिए धन्यवाद दिया था। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था, भारत के साथ संबंध काफी बेहतर होंगे। मैं श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजपक्षे परिवार पर चीन के साथ साठगांठ के आरोप लगते रहे। महिंद्रा राजपक्षे को चीन का बेहद करीबी माना जाता रहा। राजपक्षे की सरकार में ही श्रीलंका पर चीन का कर्ज बढ़ता गया। आज ऐसे हालात बन गए जबकि रानिल विक्रमसिंघे को अमेरिका के साथ ही साथ भारत का भी बेहद करीबी माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर विक्रमसिंघे 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2016, अप्रैल 2017, नवंबर 2017, अक्टूबर 2018 में भारत का दौरा किया था। रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार श्रीलंका की यात्रा की थी। पहले कोरोना ने श्रीलंका की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, फिर रही सही कसर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरा की। देश गंभीर अन्न और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। विदेशी कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका में जब से परिस्थितियां बिगड़नी शुरू हुई, भारत सहयोगी की भूमिका में साथ खड़ा रहा।
इस साल जनवरी से अब तक भारत श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। इसमें फ्यूल, कैश, रिजर्व और फूड आइटम्स, दवाइयां शामिल हैं। जानकारों की माने तो अगले 6 महीनों की जरूरतों के लिए श्रीलंकाई सरकार को अब भी 5 अरब डॉलर की दरकार है। श्रीलंका को अपने मित्र देशों के साथ आईएमएफ से बड़ी उम्मीदें हैं। अमेरिका और जापान के अलावा भारत भी चाहता है कि आईएमएफ श्रीलंका को जल्द से जल्द कर्ज दे, ताकि वहां भुखमरी का संकट पैदा न हो और चीन को पैर पसारने का मौका दोबारा ना मिले। माना जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ से श्रीलंका को मदद की पहली किश्त जल्द मिल सकती है। रानिल विक्रमसिंघे की प्राथमिकता सूची में भारत जैसे मित्र देशों के साथ आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन का नाम शामिल है, जिनसे मदद मिलने के बाद ही श्रीलंका के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि देश में अस्थिरता का माहौल जल्द खत्म हो। संसद में लोकतांत्रिक तरीके से श्रीलंका की कमान अपने हाथों में लेने के साथ ही राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों से प्यार के साथ सख्ती वाले बेहद सधे अंदाज में निपटना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को कोलंबो के महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाकों से हटाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को नेतृत्व दे रहे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। देश की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए 5 अगस्त शाम 5 बजे की डेडलाइन दी गई है। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनने के बाद अपने संबोधन में सबको समझा चुके हैं कि सड़कों पर जारी विरोध प्रदर्शन की मदद में बाधा बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी मदद के लिए होने वाले समझौतों की तारीख सितंबर तक टाल दी। संकेत साफ है, श्रीलंका में शांति होगी तभी कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नेशनल हेराल्ड केस है तो बहुत पुराना, इस पर सियासत इन दिनों बहुत तेजी से गरमरा रही है। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड के इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत हाथ लग गए हैं, जिससे कांग्रेस के हवाला कनेक्शन की बात अब सामने आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस इसे बदले की सियासत बता रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन, कांग्रेस की ओर बढ़ गई टेंशन। ईडी के हाथ कितने सबूत, किसका दावा कितना मजबूत। हेराल्ड केस की अनंत कथा का अंत कहां होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये केस कांग्रेस की गले की आफत बन गया है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ का लंबा दौर, फिर सोनिया गांधी पर ईडी के सवालों की बौछार पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के बढ़ते संकट की गवाही दे रहा है। राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद अब ईडी हेराल्ड केस से जुड़े और सबूतों की तलाश में जुट गई है। दरअसल ईडी का दावा है कि उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए हैं जिससे हेराल्ड केस में नियमों की अनदेखी का मामला साबित हो रहा है। ईडी के दावों में कितना दम है ये तो जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई से देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस को लगता है कि ये सब बदले की सियासत है, लिहाजा वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस निडर होने का दावा कर रही है, लेकिन जब जब उनके नेताओं से ईडी पूछताछ करती है तब वो सड़कों पर आ जाते हैं।
लेकिन फिर भी ईडी का शिकंजा गांधी परिवार की संपत्ति पर कसता ही जा रहा है। हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया का दफ्तर तो ईडी सीज कर ही चुकी है, अब कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ भी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने घंटों तक पूछताछ की, जिससे कांग्रेस की भौएं और तन गई हैं। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन नियमों से चलता है, संविधान से चलता है और सदन की स्थापित परंपराओं से चलता है। पीठ का सर्वाधिक महत्व होता है, पर लीडर अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दो ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जो धुरी होते हैं, जिन पर सदन की कार्रवाई आधारित होती है। उस समय जब उनकी नोटिस लगी है एलओपी को समन कर लेना, जिससे वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा न ले पाए, ये सदन का। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस का पारा हाई है। कांग्रेस के नेता रह रहकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस प्रेशर पॉलिटिक्स पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी भी उन्हीं सवालों के आधार पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़ी कर रही है। किसी भी जांच एजेंसी को अपशब्द कहना, डराना, जो व्यवस्था बनी है एक जांच करने की, उसमें व्यवधान उत्पन्न करना, यह कतई उचित नहीं हो सकता। और इस मंच से यही बड़े सवाल, जिस तरह से चोरी और सीनाजोरी की जा रही है, यह निंदनीय है और देश की जनता इनको कुकर्मों के लिए माफ नहीं करने वाली। 2012 के बाद से ही बीजेपी हेराल्ड केस पर मुखर है। बीजेपी के नेता हेराल्ड केस के बहाने सीधे सीधे गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। यंग इंडिया लिमिटेड यह जो एक कंपनी है जिसकी 76% के स्टेक होल्डर या डायरेक्टर कहिए, ओनर कहिए, मालिक कहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। ज्यादा से ज्यादा ये कंपनी एक परिवार के पास है और किस प्रकार से जो एजेएल की संपत्ति थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की जो संपत्ति थी, वो यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई है, इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आपको अवगत कराया है। अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? हेराल्ड केस है तो बहुत पुराना, लेकिन केस की पूरी एबीसीडी क्या है ये अभी कम लोगों को ही पता है। लेकिन हम आपको हेराल्ड केस की हर कड़ी से रूबरू कराएंगे। 26 जुलाई 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन दिलाने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी एजेएल को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर से यंग इंडिया को एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड के 99% शेयर्स हासिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस ने यंग इंडिया का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और इसका असर यह हुआ कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया को फ्री में एजीएल पर मालिकाना हक हासिल हो गया। हेराल्ड केस की जांच तेजी से चल रही है। ईडी अपना काम कर रही है तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन जांच एजेंसियों को सियासत से क्या, क्योंकि उन्हें तो हर उस शख्स को सलाखों के पीछे ले जाना है जिसने निजी हित को देश हित से ऊपर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो रहे हैं। आज संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में है।
विपक्ष भी पीछे नहीं है। तिरंगे पर तकरार तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर तिरंगे के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई, तो दूसरी तरफ से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग तरीके से झंडे के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने मासूम। अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का। हर घर तिरंगा अभियान का असर दिखने लगा है। देश में हर कोई इस अभियान में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। कश्मीर घाटी के मासूम बच्चे तिरंगा अभियान को लेकर काफी क्रेजी दिखे। छोटे छोटे बच्चे सफेद पोशाक में तिरंगा लपेटकर गाने पर थिरकते रहे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। 75वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान का थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, अनुपम खेर, विराट कोहली समेत कई दिग्गज नजर आ रहे हैं। आसमां से आगे जाना है, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया की डीपी बदलकर तिरंगा लगा दिया है और लोगों से भी डीपी बदलने की अपील की है, जिसका असर भी दिख रहा है। लोग अपने डीपी पर तिरंगा लगा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह से तिरंगा खरीदा और लोगों से अपील की कि 13 अगस्त से अपने घर पर राष्ट्र ध्वज जरूर लगाएं। अपनी सेल्फी अपलोड भी कीजिए कि मैंने तिरंगा दिया, राष्ट्रध्वज दिया, आप भी जरूर खरीदिए। तिरंगा अभियान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। तिरंगा अभियान में विपक्ष के शिरकत नहीं करने पर बीजेपी हमलावर है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लिया तो उनकी पार्टी के नेता ने तिरंगा यात्रा को चीनी कनेक्शन से जोड़ दिया। घर घर तिरंगा जो बीजेपी का योजना है वो एक ढोंगी योजना है, वो चीन से झंडा आ रहा है, पहली बात है। तो आप चाहते हो कि चीन का झंडा का चीन से बना हुआ झंडा तिरंगा को लगाए घर पर? नहीं ना। कांग्रेस तो संघ के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रही है। इधर ओवैसी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते नजर आए। मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है। उनके इशू है 1947 17th of
जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। तिरंगे का राजनीतिकरण करने पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि वक्त आने पर इसका जवाब मिल जाएगा। एक तरफ हर घर तिरंगा को जोड़ने वाली सोच है और इसमें भी विरोध और विवाद कोई कर रहा है तो वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं जो कहती हैं हर घर में अफजल गुरु निकलेगा। ये दुखद है कि इस ऐतिहासिक लम्हे में, इस ऐतिहासिक पल में भी अपने मतभेदों को अलग रख के विपक्षी दल इस राष्ट्रव्यापी जो उत्सव है उसमें साथ नहीं आ रहे। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने में लगा है, लेकिन सियासतदान राष्ट्रध्वज पर राजनीति करने में लगे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप को एक तरफ रखकर नेतागण आजादी के अमृत महोत्सव को शानदार तरीके से मनाएंगे, जिससे आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।